हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम स्टैंडर्ड 5, उसमें चैप्टर नंबर 4 नन्हा फनकार। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुरबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। तो फ्रेंड्स एक लड़का था, वो एक लाल चौकोर पत्थर के पास बैठ गया और जल्दी जल्दी कुछ प्रार्थना की अपने दोनों हाथों से और छेनी और हथौड़ी लेकर स्टार्ट हो गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अबगनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़ी से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। यानी कि थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या किया था, एक घोड़े से पत्थर में से कई सारी घंटियां उन्होंने बनाई थी। अभी वो घंटी पर क्या कर रहा है, नक्शी काम कर रहा है, नक्काशी कर रहा है। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उसमें पत्थर की किरचे छितरा जाती और वह आंखें सिकुड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। यानी हथौड़े के वार पर वो पत्थर पर करता तो वो क्या था, उसमें से जो पत्थर के जो कुछ टुकड़े वो तो उड़ते हैं तो वो आँख बंद कर लेता था, सिकुड़ लेता था और उसके बाद कुछ गुनगुनाता था और अपने कामों में जो दूसरे ऐसे लोग थे वो भी अपने काम में व्यस्त थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर सीधी लकीरें वाले घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाने ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक झालियाँ, महीन नफीस बेल बुट्टे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे पिता बनाते हैं। तो केशव जो लड़का है वो, ये देखिए फ्रेंड्स पिक्चर में आपको लड़का दिखाई दे रहा हो, लड़का भी केशव है उसका नाम, और वो सिर्फ 10 साल का है। अभी वो काम सीख रहा है, ये सब नक्काशी का काम है वो सीख रहा है। और उसके पापा ने उसे एक बार वो घंटियों पर ये नक्काशी का काम करना सिखाया था, वो बारीकी से कर रहा है। और वो दिमाग में सोचता जा रहा है कि मैं एक दिन बड़ा होके क्या करूँगा, बारीक जालियाँ बनाऊँगा, बेल बूटे बनाऊँगा, कमल के फूल बनाऊँगा, लहराते हुए सांप को इठलाकर चलते हुए घोड़े से पत्थर, ये सब मैं पत्थरों पर उकेरूँगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरा का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर है। यानी फ्रेंड्स जो केशव था, केशव के पिता और माता क्या थे, गुजरात में थे और गुजरात में से वो आगरा आए। और आगरा में जब अकबर का शासन चल रहा था तो अकबर के शासन में वो किला बन रहा था, उसमें उन्होंने काम में लग गए और वो किले में ही केशव का जन्म हुआ। और अभी वो गुजरात कभी गया नहीं, वो सिर्फ यहाँ पे जो फतेहपुर आगरा में रहता था और वो सिकरी थी यानी किला था, उस किले में ही वो वहाँ पे रहता था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की टक टक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। अभी चारों ओर ऐसे हथौड़ी और सब का काम चल रहा था तो केशव को किसी की आवाज़ सुनाई न पड़ी, वो अपने काम में मग्न था। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? तो वहाँ पे कोई आ गया और केशव से कहा कि माशा अल्लाह, यानी कि वाह कितनी अच्छी ये घंटियाँ है, क्या तुमने बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंख उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। अभी पीछे उन्होंने देखा केशव ने यहाँ पे, तो उन्हें आंख उठाई तो उसे देखा कि पीछे कोई आदमी खड़ा है।
बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। यानी कि केशव ने कहा कि बेशक जी मैंने ही बनाई है, क्या आपको पता नहीं है? यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो मैं ही बनाऊंगा, क्यों कोई दूसरा बनाएगा? ऐसे जवाब केशव ने दिया। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला कि दिखता तो है लेकिन तुम कितने हैं छोटे हो अभी। मैं 10 साल का हूँ। यानी केशव बोला कि मैं 10 साल का हूँ। इस 10 अच्छा, वह आदमी पास बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला तब तो काफी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो केशव के पास आकर वो आदमी बैठ गया और बोला कि तो तुम काफी बड़े हो, लेकिन मैंने भी 13 साल की लड़ाई में भाग लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था, वह सफेद अंगरखा और पायजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल और गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। यानी कि केशव अब उस आदमी को अच्छे से देख रहा था। उसकी उम्र 30 से थोड़ी ऊपर होगी और उसने सफ़ेद अंगरखा पहना हुआ था, उसके सर पे लंबे बाल थे और लाल रंग की पगड़ी थी। लगता है कोई बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियां की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नोक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरह आते घनी मूछे। केशव इस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तब भी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरह इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले ही कि केशव का जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करे, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसी की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स कि केशव को ऐसा लगा कि कोई बड़ा आदमी होगा, क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी मालाएं पहनी थी मोतियों की, हाथ में अंगूठियाँ थी, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और उनका व्यक्तित्व भी कुछ अलग सा दिखाई रहा था। तो उन्होंने केशव को कहा कि इस जो ये लड़ी है यानी उसमें काफ़ी काम बचा है। तो केशव अभी जवाब देता, यानी केशव कोई जवाब देता, इससे पहले ही वहाँ एक सिपाही आ गया, पहरेदार आ गया और उसने कहा कि हुजूर माफ़ करें, यानी कि महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको आते हुए देखा नहीं है। और जो केशव नीचे बैठा था तो उस पर घूरते हुए कहा कि जो सैनिक था उन्होंने कहा कि खड़े हो जा और महाराज को सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छीनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। तो अभी केशव को पता चल गया कि अभी ये बादशाह अकबर ही है, इसलिए वो खड़ा हो गया और उसे सलाम किया और ऐसे तिरछी नजरों से उसे देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यहाँ दखलंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींच कर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अकबर यहाँ आया तो उसे पहरेदार उसके पीछे आया तो उसे पता नहीं चला, उसे अच्छा नहीं लगा कि ये अच्छा नहीं है। तो पहरेदार को कहा कि आप मुझे अकेला छोड़ दिए। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अभी केशव था वो ऐसे खड़ा था, अभी वो सोच रहा था कि अपना काम शुरू करे या फिर बादशाह के जो बादशाह का ऑर्डर आए उसका इंतजार करे। अकबर पर उसको अभी क्या था, डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अकबर उससे प्यार से देख रहे थे। इसलिए तुम्हारा क्या नाम है? अकबर ने नरम आवाज से पूछा। तुम्हारा क्या नाम है? अकबर ने पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया।
केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पल्ले केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अभी राजा अकबर ने उसे कहा कि क्या आप मुझे नक्काशी सिखाओगे? तो केशव ने सीधे सीधे हाँ कर दी। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ी और छेनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो तुम्हें छेनी और हथौड़ी भी मुझे देनी पड़ेगी। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनकी छेनी हथौड़ी उठाकर उल्टे पांव लौट आया। अभी क्या हुआ कि वो अपने जल्दी अपने पिता के पास गया, छेनी हथौड़ी उठाकर फिर से वापस आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। अभी क्या हुआ कि एक दोस्त जैसे बैठता है वैसे ही अकबर वहाँ पे नीचे बैठ गए और केशव से कहा कि अभी मुझे क्या करना है। पत्थर खींच लिया। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? तो केशव ने कहा कि महाराज, क्या आप ये करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूँगा। मुझे तो ये विश्वास है कि मैं सीख सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सका पका हो गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। यानी केशव ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप इतने बड़े बादशाह हैं तो मैं आपको ये काम आप कैसे करोगे? अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि पिछले हफ्ते तो मैंने क्या किया था, जो मिट्टी की डलिया थी वो भी ढोने का काम किया, तो इससे तो वो तो मुश्किल काम था यह काम से। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयल के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़ा से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। तो अभी क्या था, केशव ने जैसे अपने पिताजी ने मुझे सिखाया था उसी तरह कहा कि देखिए, इसे मैं आपको लकीरें बना देता हूँ, इस लकीरों पर आपको धीरे धीरे चलाना है और यहाँ पर आपको नक्काशी करनी है। तो अकबर ने एक पत्थर पर छेनी रखी और हथौड़े मारा तो वहाँ पर ज्यादा गहरा खड्डा हो गया, कटाव हो गया। अरे नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना किरचे उड़कर आंख में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। अभी ज़्यादा गहरा हो गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं करना है, आप गलत तरीके से कह रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे आहिस्ता थोड़े से मारना है। और जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी मीच लेनी चाहिए, जिससे आंख में कोई किरचे या फिर धूल न पड़े। तो अकबर ने हंसते हुए कहा, जी हजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा और केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की ताक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे थे। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी तैयारियां चढ़ जाती। अभी केशव को ये सब बात पता नहीं चलती कि वो किसके पास बैठा हुआ है। वो जो उसके पास बैठे थे वो हिंदुस्तान के बादशाह थे, और कहीं भी थोड़ी सी गलती होती तो वो फौरन ही उस गलती को सुधारता था केशव। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। तो काम करते करते केशव को पूछते अकबर कि सही है, तो केशव ऐसे ना कहता कि नहीं, बराबर नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। अभी अकबर और केशव दोनों अपने अपने काम कर रहे थे, तो उन्हें पता नहीं चला कि आजू बाजू में जो दूसरे लोग थे वो भी उसके काम देख रहे थे। अकबर ने गौर किया, केशव पत्थर पर बने नमूने को सही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरह से भी उनसे कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे।
अकबर ने देखा कि केशव अपने पत्थर पर बने नमूने को नहीं तराश रहा था, लेकिन उसकी डिजाइन जो देख रहा था वो ज्यादा खूबसूरत थी। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? यानी कि लड़के को देखकर ऐसा बोला अकबर कि आप बड़े होकर एक बड़े आर्टिस्ट बनोगे और बड़े फनकार बनोगे और मेरे कारखाने में काम करोगे। तो केशव बोला, कारखाना? कौन सा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा में आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। यानी कि पहले ये महल बन जाए आगरा का, उसके बाद मैं कारखाना बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचे के बुनकार, संग तराश, पत्थर और लकड़ी के नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी यहाँ काम करेंगे। यानी उसके बाद मैं कारखाना बनाऊंगा और सभी जो फनकार हो गए वो इसमें काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। तो केशव ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं वहाँ पे जरूर काम करूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। तो अकबर ने कहा कि चलिए अभी मैं जाता हूँ बेटा, आप अपना काम जारी रखिए। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। केशव ने पूछा कि आप दूसरी बार आओगे? मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगे तराश के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुए अपनी मुलाकात को सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी इतनी प्रसिद्ध हो गए हो। अभी क्या है, केशव और जो अकबर की बातें हैं वो बार बार सभी को कहना लगा कि अकबर आया, राजा आ जाए थे, मेरे साथ ये किया वो किया। वो पूरा दिन काम करके थक गया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो अपने पिता के पास बिस्तर में घुस गया और पिता मुस्कुरा कर बोले कि अभी तो तुम प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में सराहे टिका कर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? अभी उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, यानी अकबर बादशाह ने मुझे कहा है कि मैं बड़ा बनकर फनकार बनूंगा, कलाकार बनूंगा। और पिता की बाहों में के पास वो टिका कर सो गया। हमारे बादशाह नेक इंसान है, उन्होंने कहा। तो पिता ने कहा कि जी हाँ, वो एक अच्छे इंसान है। फिर केशव ने फिर से प्रश्न पूछा कि उनके पास तो कितने सारे महल है, फिर वो सिकरी, जो फतेहपुर सिकरी थी, उस सिकरी में क्यों अपना ये शहर बनवा रहे थे? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतान होगी, शाहजादा सलीम, मुराद और दनिया। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला लिया था। तो पिता ने कुछ याद करके कहा कि जब अकबर राजा को एक भी संतान नहीं थी, तो कई सारे साधु संत को फकीरों के पास गया। उसमें जो एक ख्वाजा थे सलीम चिश्ती, वो सलीम चिश्ती के पास आ गए और उन्होंने कहा कि आपको एक नहीं तीन संतान होगी, और वो उसके 3 संतान अभी है, सलीम, मुराद और दनिया। केशव ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्होंने उसके सम्मान के लिए यहाँ पे नगर बसाने का फैसला किया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझ, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। इसलिए मुझे पता चला कि उसका नाम सलीम रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। अभी
केशव को समझ आ गया कि इसलिए वो महल बनवा रहे थे और वो उसके बाद केशव सो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव की घंटियाँ, माशाल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? क्योंकि केशव की घंटियाँ, वो भी छोटा बच्चा है लेकिन वो उसका काम बहुत अच्छा था, इसलिए केशव के काम की तारीखों में यह जानने के लिए घंटियाँ कितनी सुंदर है, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए घंटियाँ किसने बनाई है यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, और कोई कारण, तो उनका यही कारण था कि 10 साल का जो बच्चा है वो इतना अच्छा काम कर सकता है। केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिससे नक्काशी की गई हो, संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। सो फ्रेंड्स, नोटबुक में हमें उस घंटियों, देखो यहाँ पर जो केशव बना रहा था वैसे आपको घंटी बनानी है ऐसे अपनी नोटबुक में। और दूसरी कोई इमारत हो आपको, अगर वो ताजमहल है आगरा में, आगरा का किला है, तो उसका चित्र आपको चिपकाना है। आना जाना, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बसे। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने का क्या कारण है। यानी फ्रेंड्स, आपके क्लास में भी कई ऐसे लोग होंगे जो दूसरे सिटी में से इस सिटी में रहने के लिए आए हैं, तो वो क्यों उन्होंने किया वो आपको इसको पूछना है। कहानी से, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो केशव के साथ बातचीत में व्यस्त था, इसलिए उसे ऐसा नहीं पसंद आया। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी ने केशव का क्या मतलब है? यानी कि बड़े आदमी यानी कि पैसा वाला आदमी होगा, पैसेदार, क्योंकि उन्होंने मालाएं पहनी थी, हाथ में अंगूठी दी है इसलिए। खरगोश की सी कातर आंखें, पशु पक्षियों की से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है जिन्हें हिरन जैसी चाल, ऐसे कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। सो शेर जैसी हिम्मत, ऐसे आप कह सकते हैं। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अकबर यह सब काम नहीं कर पाएंगे। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चे का इस तरह के काम में जुटना ठीक है? अपने उत्तर का कारण जरूर बताओ। तो फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में तो क्या था, बच्चे ऐसे काम करते थे, लेकिन अभी शिक्षा सब बच्चों का एक हक हो गया है, इसलिए 10 साल के बच्चे काम नहीं कर सकते। केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्द लिखो। यानी कि बार बार वो कहता होगा कि बादशाह अकबर मेरे पास आए, मैंने उनसे काम सिखाया, उनकी गलतियों को निकाला, उन्हें सुधारा, उनकी गलतियों के, ऐसे सब वो कहता होगा। शब्दों की निराली दुनिया, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि जिससे औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम का पता करके लिखो। यानी कोई भी एक आपको चुनना है, उसके बाद उस पर औजारों की सूची बनानी है, जैसे छैनी, हथौड़ी, ये सब। छैनी, हथौड़ी, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्दों को इकट्ठा करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द यहाँ पर दे दिए हैं, आरी, रमदा, बुरद्दा, पलाई, सूत जैसे हथौड़ी, ये सब उसमें आते हैं, तो उस पर आपको चर्चा करनी है। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल किए होते, उन सभी की बातचीत करो। यानी कि गुजराती में जो वर्ड यहाँ पे देंगे उन पर बातचीत करनी है। जैसे कि जो कोई ये बढ़ईगिरी है, मिस्त्री है, वो कैसे काम करते हैं, वही। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ। नीचे लिखी संज्ञाओं किन क्रियाओं से बनी है? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग है। चुनाव, तो आव है वो पीछे, यानी आव से पैदा हुआ। पढ़ाओ, बहाओ, लगाओ, पीछे आव है। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई, यानी कि लड़के ने बुदबुदाई प्रार्थना। रेखांकित शब्दों और नीचे दिए शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंत में स्पष्ट करो। जैसे लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना, फुसफुसाना, बड़बड़ाना, गुनगुनाना, ये सब कैसे हुए? ये फुसफुसाना, बड़बड़ाना, गुनगुनाना जो ज़्यादा बातें कर रहे हैं,
ज़्यादा बातें हम करते हैं उसके बारे में है, और ये कम बातें और किसी मौन अवस्था में हम करते हैं वही है। बेवकूफ खड़ा हो, हजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसी कि तूने झुककर उन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि बादशाह के सामने बैठा रहना उनका अपमान करने जैसा था। पहरेदार का यह कर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं था, इसलिए वह घबरा गया था। बादशाह को केशव से बात करने का पहरेदार अच्छा नहीं, बादशाह के सामने बैठा रहना उनका अपमान है इसलिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह का हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहेगा। थैंक यू।